हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लगातार हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको विभिन्न विचारक को समझाया जाए, पढ़ाया जाए। और ये वो विचारक हैं जो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, लेकिन ये वहाँ उपस्थित होते हैं। चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लें, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात कर लें, चाहे सोशोलॉजी की बात कर लें। तो हम लोग बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स का। वह व्यक्ति जिनको 2 देशों से निकाला गया और अंततः वह लंदन में जाकर बसे अपने दोस्त एंगल्स के साथ। खैर, इनका दोस्ती का तो किस्सा इतिहास में दर्ज है, लेकिन हम आज कार्ल मार्क्स का पूरा थ्योरी देखने वाले हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर बिहार में आप बिहार शिक्षक का एग्जाम दे रहे होंगे 11-12 तक, उस संदर्भ में, या फिर स्टेट का एग्जाम दे रहे होंगे किसी राज्य के परिप्रेक्ष्य में, वहां के परिप्रेक्ष्य में, या फिर आप अगर नेट जेआरएफ करने का तैयारी कर रहे होंगे वहां, या लेक्चरशिप का तैयारी कर रहे होंगे वहां। यानी कार्ल मार्क्स हर उस विषय वस्तु में समाहित हैं जहां आपको समाज शास्त्र या इतिहास या पॉलिटिकल साइंस आता है, राजनीति विज्ञान आता है। तो चलिए समझते हैं। मुख्यतः यह व्यवहारिक और तथ्यात्मक बातों पर ज्यादा फोकस रहेगा। अगर आपको फुल्ली यानी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूपीएससी के लिए या किसी स्टेट पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से सेक्शन हमने बनाया हुआ समाज शास्त्र विचारक का। आप चाहें तो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वह प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं। ऐसे दुनिया का हर वो विचारक, हर वो छात्र जो थोड़ा मोड़ा बौद्धिक स्तर पर प्रबल होगा उसको पता होगा कार्ल मार्क्स के बारे में, लेकिन इतना तथ्यात्मक ज्ञान पता नहीं होगा। श्रमिकों के मसीहा कहे जाते हैं ये। इनके विचार इतने ज्यादा उत्तेजक थे कि सरकारें संभाल नहीं पाई। औद्योगिकरण में यानी औद्योगिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये रहते थे, औद्योगिक समाज में ये रहते थे, लेकिन उसी समाज के खिलाफ इनका सिद्धांत चलता था। कैसे, तो चलिए आइए जानते हैं। पहला बार तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो 5 मई 1818 में हुआ। कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। जर्मनी में कहाँ हुआ, तो राइजलैंड में हुआ। पहला तथ्य। दूसरा, मैंने आपको बताया कि 2 देशों से निकाले जाने के उपरांत ये अपने दोस्त एंगल्स के साथ लंदन में रहते थे, तो मृत्यु भी उनका वहीं हुआ। 14 मार्च 1883 को ब्रिटेन में हुआ। 64 वर्ष की अवस्था में कार्ल मार्क्स का मृत्यु हो गया। और ये 64 वर्ष में ही दुनिया को वो दे गए जिसे कारण आज तक कार्ल मार्क्स पर रिसर्च चल रहा है। जैसे भारत में गांधी को हम लोग जानते हैं, दुनिया कार्ल मार्क्स को जानती है ना। इनके प्रमुख कृति रहे, और ये कृति यानी जो इनका रचना रहा वो इतिहास में दर्ज है, क्योंकि हर रचना में कुछ नया इन्होंने दिया समाज को। क्या दिया, तो द होली फैमिली लिखा इन्होंने 1845 में, और इसी में इन्होंने सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग के बारे में चर्चा की। तो पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वहारा का सिद्धांत या सर्वहारा का उल्लेख प्रथम बार कार्ल मार्क्स ने कहाँ किया था, द होली फैमिली में इन्होंने किया था। सेकेंड तथ्य, द जर्मन आइडियोलॉजी इन्होंने 1847 में लिखा। इसी में इन्होंने द्वंदात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिक मेटरलिज्म और ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी हिस्टोरिकल मेटरलिज्म की बात इन्होंने की। द्वंदात्मक भौतिकवाद में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वाद होता है, पहले कोई चर्चा होता है, फिर उस पर विरोध होता है यानी प्रतिवाद होता है, और अंततः जाकर संवाद स्थापित होता है और कुछ नया का निर्माण होता है। तो ये द्वंदात्मक भौतिकवाद है। खैर, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी इन्होंने रचना किया 1847 में। एक कृति इनका बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा, वो है द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सर्वहारा का अधिनायकत्व। इन्होंने सर्वहारा के आगे भविष्य की कल्पना की, और ये बात इन्होंने किसमें किया, द क्लास कॉन्फ्लिक्ट में किया। ठीक है, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट में वर्ग संघर्ष परिणाम होता है कि शोषक वर्ग होता है, शोषित वर्ग होता है, यानी हर समाज में 2 वर्ग होते हैं। शोषक वर्ग शोषित वर्ग का हमेशा दोहन करते रहता है, शोषण करते रहता है, और अंततः शोषित वर्ग उठ खड़े होते हैं, और फिर शोषक वर्ग का नाश होता है, फिर एक नए समाज का निर्माण होता है। खैर, तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में आप देखेंगे, वर्ग संघर्ष सिद्धांत में आप देखेंगे। इसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें इन्होंने सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांत की बात की कि कैसे एक सर्वहारा वर्ग उठ खड़ा होता है, यानी श्रमिक वर्ग उठ खड़ा होता है और एक नए समाज का निर्माण होता है, और इसी को समाजवादी समाज कहते हैं। कहीं कहीं आप साम्यवादी समाज भी लिखेगा। तो समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, इस पर एक विशेष क्लास मैंने लिया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है,
एक और कृति इनका बहुत ही ज्यादा फेमस है और कहा जाता है कि समाजवादियों का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है, तो यह है दास कैपिटल। कौन सा है? दास कैपिटल, समाजवादियों का बाइबल। और यह भी लिखा गया है किनके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कौन कौन सा? होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्लास कॉन्फ्लिक्ट और दास कैपिटल। ये सारी रचनाएं हैं जो कार्ल मार्क्स द्वारा की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भाई कार्ल मार्क्स अनंत से तो सृजित नहीं हुए, उनका निर्माण कहीं आकाश में तो नहीं हुआ है, वो इसी धरती पर पैदा हुए हैं और यहीं से अपने क्रांतिकारों विचारों के कारण जाने जाते हैं। ये वो कार्ल मार्क्स है जिनके पिता का देहांत 14 वर्ष की अवस्था में ही हो गया और इन्होंने बहुत बहुत गरीबी देखा। प्रारंभिक रूप में भी गरीबी थे, यहूदी परिवार से थे, लेकिन उनके पास कुछ खास साधन नहीं था। ये हमेशा यह समझते थे कि अगर पूंजीपतियों के पास है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता है। अपने पिताजी से कभी कभी ये बात करते भी थे, है ना। लेकिन जब इन्होंने संघर्ष को झेला, इन्होंने देखा कि समाज में क्या हो रहा है, पूंजीपतियों द्वारा क्या किया जा रहा है, तो इसका विरोध इन्होंने शुरू किया और ये विरोध उस क्रांति में बदल गया जिस क्रांति की कामना शायद ही किसी ने की थी। और वो कौन थे? कार्ल मार्क्स। लेकिन कार्ल मार्क्स को भी तो प्रभावित किया होगा किसी ने, बिल्कुल किया है। तो ये अच्छे फिलोसफर भी, अच्छे सोशोलॉजिस्ट भी हैं। हालांकि कहा जाता है कि समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कोई सिद्धांत दिया नहीं, लेकिन इनकी सिद्धांत इतना व्यवहारिक है, इतना विस्तृत है कि समाज शास्त्र क्या अन्य विषय वस्तु में भी इनको पढ़ा और समझा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हीगल से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है और हीगल का जो सिद्धांत है ना, 3 सिद्धांत, आइडियलिज्म का सिद्धांत यानी आदर्शवाद का, अलगाव एलाइनेशन का और द्वंद्ववाद जो हमने देखा अभी पहले है यहाँ पर, डायलेक्टिकता। तो आदर्शवाद में ये कहते हैं कि संसार की, हीगल कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति का मूल कारण विचार है। ये विचार ही है जो मानव को आगे बढ़ाया है और मानव को अपना परस्पर विकास क्रम को बनाए रखा है। ये कौन कहते हैं? हीगल कहते हैं। यानी विचारों का उपज है मानव। मार्क्स कहते हैं हीगल आप बिल्कुल गलत, आपने क्या किया है ना कि मनुष्य को खड़ा कर दिया है उसके पैरों पर, सॉरी माथा पे, यानी विचार को महत्वपूर्ण बना दिया है आपके लिए। विचार यानी ये उल्टा चल रहा है मानव, जबकि भौतिक शरीर जो इसका है क्या उसका महत्व नहीं है। तो हीगल के इस विचार यानी आदर्शवाद विचार का खंडन करते हैं कार्ल मार्क्स और कहते हैं कि विचार महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि भौतिक तत्व महत्वपूर्ण है। और ये भौतिक तत्व जो है वो आर्थिक क्रिया के रूप में भी, आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी दिखता है, वो एक शरीर के रूप में भी दिखता है। तो ये बात कार्ल मार्क्स कहते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है अलगाववाद का सिद्धांत है। हीगल जो है वो अलगाव का कारण विचारों को मानते हैं, फ्यूरोबैक भी इनका समर्थन करते हैं। आगे जाके सिद्धांत को पढ़ेंगे तो अभी रुक जाते हैं। तो अलगाव का सिद्धांत भी दिया, द्वंद्ववाद का सिद्धांत भी दिया। आगे फ्यूरोबैक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, फ्यूरोबैक के भौतिकवाद के सिद्धांत से कार्ल मार्क्स प्रभावित थे। अब पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो फ्यूरोबैक से प्रभावित थे। फ्यूरोबैक ने कौन सा सिद्धांत दिया? भौतिकवाद। और यहाँ से ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स देते हैं वो फ्यूरोबैक से ही प्रभावित है। अगला एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का श्रम ही पूंजी है को कार्ल मार्क्स ने बहुत ही जीवंत तरीके से समझा और श्रम ही पूंजी है इस बात को लेकर वो पूंजीपतियों का प्रबल विरोध हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पूंजीपति क्या लगाते हैं, श्रम से ही उत्पादन होता है और उसी से पैसा बनता है और वही पैसा पूंजीपति रखे हुए हैं, श्रमिक वर्ग को नहीं दे रहे। श्रमी पूंजी है एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो से। औद्योगिक क्रांति से भी कार्ल मार्क्स प्रभावित होते हैं क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने मशीनीकरण को जन्म दिया, व्यक्तिवादिता को जन्म दिया और मानवीय मूल्यों की जगह अमानवीय मूल्यों का प्रसार किया। क्योंकि पैसा ही सब कुछ हो जाता है, मानवीयता नहीं रहता है। ये उन्होंने औद्योगिक क्रांति से समझा। तो ये सारे प्रभावी व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया। इवन ये फ्रांस की क्रांति से भी प्रभावित होते हैं क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात की है वो कार्ल मार्क्स को प्रभावित करता है। वो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो वर्ग विहीन हो, किसी वर्ग के साथ ना हो।
राज्य विहीन हो, ना राज्य बिना। तो ऐसे समाज की परिकल्पना कार्ल मार्क्स करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने 4 सिद्धांत दिए, जो सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। खास करके मैं फिर से बोला कि मैं यह तथ्यात्मक उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं जो नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, जो शिक्षक भर्ती एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती का 11th और 12th का एग्जाम हो रहा है, वो व्यक्ति जो प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि तथ्यात्मक उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आधा घंटा के वीडियो में आपको 80% क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं कार्ल मार्क्स का। अब इसको जब क्लास प्रोग्राम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना व्यापक जाएगा। तो अगर आप क्लास से भी जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप कोई सा भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, आप प्रोफेसर का हो, आपका शिक्षक का हो, आपका नेट जेआरएफ का हो, आप कहीं किसी भी स्टेट में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला ही सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद का, हिस्टोरिकल मेंटलिज्म का। ये ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? तो इतिहास का सहारा लेते हुए भौतिक तत्वों की प्रधानता के आधार पर समाज के परिवर्तन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है वो आर्थिक तत्वों के आधार पर हुआ है, और इसी आधार को आगे ये आर्थिक निर्धारणवाद सिद्धांत भी देते हैं कि आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक शक्ति के आधार पर ही समाज में परिवर्तन हुआ है। वो आर्थिक शक्ति कुछ भी हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो मशीन हो सकता है, वो कुल्हाड़ी हो सकता है, वो जमीन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कैसे? तो कहते हैं समाज की 2 संरचना है, पहला अधो संरचना है, दूसरा आदि संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। कहते हैं ये कोर में है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोर में है, और ये कोर में परिवर्तन होगा तो पूरे आउटर साइड में परिवर्तन हो जाएगा। तो कहते हैं यह अधो संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस में है आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक शक्ति, और यही आर्थिक शक्ति है जो अधो संरचना में परिवर्तन लाता है। और आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक शक्ति निर्भर करता है उत्पादन के साधन और संबंध पर। अब इस बात को समझिए, बहुत ही छोटा बात है लेकिन समझ जाइए। ये कहते हैं कि जैसे जैसे साधन बदलता है वैसे वैसे संबंध बदलता है। प्राचीन आदिम समाज की बात करते हुए कहते हैं आदिम समाज में कोई साधन नहीं था, सब पेड़ पौधे पर रहते थे, जंगल में जानवर की तरह रहते थे, कोई व्यवस्था नहीं था, तो यहाँ कोई साधन नहीं था, तो कोई संबंध परिवर्तन नहीं। लेकिन धीरे धीरे समाज का विकास हुआ। इनके पास क्या है? तो औजार आए, इनके पास क्या है? तो तकनीक आया कि कृषि कैसे किया जाता है। और जब ये आया तो प्राचीन समाज की तरफ बढ़े, जिसको तकनीक का ज्ञान था, जिसके पास औजार था, जिसके पास हथियार था, वो मालिक बन बैठा, और जिसके पास नहीं था वो दास बन गया। तो मालिक और दास की अवधारणा यहीं से सृजित होती है प्राचीन समाज से। क्यों? क्योंकि साधन बदलता है तो संबंध बदलता है। सिंपल बात समझिए, आज आप स्टूडेंट हैं और आपके साथ जो संबंध बना हुआ है वो विद्यार्थियों का ही बना हुआ है जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दैवीय इच्छा हुई और आप बन गए एसडीएम, आप बन गए डीएसपी, आप बन गए आईएएस, आप बन गए आईपीएस, क्या होगा? पीछे वाले दोस्त रहेंगे या संबंध बदल जाएगा? तो बिल्कुल बदलेगा। साधन बदलेगा तो संबंध बदलेगा। अब आपके दोस्त आईएएस आईपीएस होंगे, आईएफएस होंगे, ना कि वो जो स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में या फिर आपके प्रारंभिक टाइम में आपके साथ जुड़े हुए थे, वो दोस्त धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। और कई ऐसे लोगों को रोते मैंने देखा है जब कहते हैं मेरा दोस्त ये बन गया, मेरा दोस्त वो बन गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। वो कोसते रहते हैं और वो बन के निकल जाते हैं, फिर आपको पीछे देखने भी नहीं आते हैं। तो साधन बदलता, संबंध बदलता है। एक गुमटी वाला व्यक्ति कल तक चाय बेचता था और आज वो स्टॉल लगा दिया और एमबीए चाय वाला जैसा बन गया, तब क्या होगा? उसके दोस्त एलीट क्लास के होंगे या नॉर्मल क्लास के होंगे? एलीट क्लास के होंगे। तो साधन बदलता है, संबंध बदलता है। देखिए ना, आज आपका इज्जत नहीं होगा कल घर में, कल आज अगर आपके पास जॉब हो गया तो संबंध कहाँ कहाँ के बेटा और आप क्या बन जाएंगे किसी को नहीं पता है, भाई कुछ भी बन सकते हैं। तो ये साधन और संबंधों का खेल है जिसको कार्ल मार्क्स आर्थिक व्यवस्था के आधार पर बात करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो पूरा समाज बदल जाता है, क्योंकि
ये कोर में है और कोर में परिवर्तन होगा तो पूरे समाज में परिवर्तन होगा। यही बात कहते हैं कि बाहर तो जाति, धर्म, भाषा, राजनीति आदि तत्व हैं जो बैठे हुए हैं, इसका कोई खास महत्व नहीं है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक शक्ति का ज्यादा महत्व है। और इसी आधार पर कहते हैं कि अंततः पूंजीवादी समाज का अंत होगा और समाजवादी समाज का निर्माण होगा। तो पांचवें समाज की बात वो करते हैं, ये है ऐतिहासिक भौतिकवाद। वर्ग संघर्ष की अवधारणा सिंपल है। कहते हैं कि समाज में दो ही वर्ग है, शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग, हैव्स क्लास और हैव्स नॉट क्लास। अब हैव्स क्लास जो है ज्यादा से ज्यादा शोषण करने लगते हैं। ये सर्वहारा वर्ग का इतना शोषण करते हैं कि सर्वहारा वर्ग उठ खड़ा होता है। और फ्रांस की क्रांति हो चाहे रूस की क्रांति हो, क्या किया इन्होंने? सर्वहारा वर्ग ने इलीट क्लास को खत्म कर दिया और एक नए समाज का निर्माण किया। और फ्रांस की क्रांति से प्रेरित थे कार्ल मार्क्स, तो उन्होंने एक नए समाज का निर्माण भी कर दिया, समाजवादी समाज का, जो स्टेटलेस होगा, क्लासलेस होगा। ऐसा सोसाइटी की बात होती है, ठीक है। और यही आधार पर कहते हैं कि समाज का इतिहास के आधार पर देखिए वर्ग संघर्ष हमेशा हुआ है, चाहे मालिक दास के साथ हो, जमींदार किसान के साथ हो, पूंजीपति सर्वहारा के साथ हो। और यहाँ तो इतना बड़ा संघर्ष होगा कि पूरा पूंजीवादी समाज बदलकर क्या बन जाएगा? समाजवादी समाज बन जाएगा, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। कहते हैं कि ये शोषित वर्ग उठ खड़ा कैसे होगा? तो इसी में एक सिद्धांत देते हैं, स्वयं वर्ग, स्वयं वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग। जब वर्ग अपने लिए सिर्फ सोचता है तो स्वयं में वर्ग रहता है, स्वयं में कि हाँ भाई मेरे को जॉब मिल जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे ये हो जाए। लेकिन जब उसको एहसास होता है कि उसका शोषण हो रहा है, और सिर्फ उसी का नहीं बल्कि सभी का शोषण हो रहा है, तो सब चेतना जब आती है तो सब आपस में मिल जाते हैं। तो जब स्वयं वर्ग में चेतना का प्रादुर्भाव होता है तो स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण होता है। तो इस तरह ये जागृत होते हैं और एक नए समाज का निर्माण करते हैं। यहीं पर एक और सिद्धांत वो देते हैं कार्ल मार्क्स, उसका नाम है उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं उत्पादन क्या है? कुछ और नहीं है बल्कि मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। मनुष्य को जीने के लिए बेसिक नीड्स चाहिए, और वो बेसिक नीड पूरा कैसे करेगा? उत्पादन के द्वारा करेगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा करेगा। और उत्पादन करने के लिए दो पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भौतिक तत्व और सामाजिक तत्व। और वो कहते हैं कार्ल मार्क्स कि हमने तो कहा है कि भौतिक तत्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधन नहीं है। भौतिक तत्वों में परिवर्तन होगा तो संबंध में परिवर्तन होगा। संबंध क्या है? सामाजिक पक्ष है। तो उत्पादन प्रणाली के आधार पर ये चार समाजों की बात करते हैं। तो ये चार समाज है, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद में भी पढ़ना है, वर्ग संघर्ष में भी पढ़ना है, और उत्पादन प्रणाली में पढ़ना है। कहते उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए, मशीन चाहिए, वो भौतिक तत्व है। और अगर जैसे जैसे समाज में भौतिक तत्व परिवर्तित होते चला जाएगा, संबंध भी परिवर्तित होते चला जाएगा और एक नए समाज का निर्माण होगा। तो ये चार समाज की बात करते हैं। लेकिन एक इनका अलग थ्योरी है जिसका नाम है एलिनिज्म थ्योरी, अलगाव का सिद्धांत। ये कुछ विचारकों से बहुत ज्यादा कुपित हो गया, दुखी हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। और उसमें थे हीगल, फ्यूरोबर्ग और हॉब्स। क्योंकि अलगाववाद एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा, विचार होता है मन में, और हम अपने आप को दुनिया से पृथक कर लेते हैं। कोटा में आजकल आप देखते होंगे कि काफी मात्रा में लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये टेंडेंसी क्यों होता है? क्योंकि अलगाव उनको कोई अच्छा नहीं लगता, एकदम अलग थलग पड़ जाते हैं। तो कहते हैं एक मनोवैज्ञानिक दशा है। हीगल और फ्यूरोबर्ग कहते हैं इस मनोवैज्ञानिक दशा के कारण गलत विचार है, मनुष्य गलत गलत सोचता है, इसके कारण गलत विचार आता है और वह अलगाव की ओर जाता है। हॉब्स कहते हैं कि हाँ सही बोल रहे हैं, यह एक स्वार्थी प्राणी है जो हमेशा अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, और इसी कारण लोग इनको छोड़ देते हैं, जो व्यक्ति अलगाव में चला जाता है। तो उसी समय मार्क्स सामने आते हैं और कहते हैं आप सभी लोग गलत। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी नहीं है, सृजनात्मक प्राणी है, इनोवेटिव ह्यूमन बीइंग है। वो चाहता है कुछ नया करे, और कुछ नया करे तो समाज उसकी प्रशंसा करे। जैसे आप IAS बन गए तो नहीं चाहेंगे कि प्रशंसा हो? बिल्कुल हो। तो समाज में हमेशा वो प्रशंसा चाहता है क्योंकि वह सृजनात्मक प्राणी है। लेकिन जब उसकी प्रशंसा नहीं होने लगती है तब तो उसमें अलगाव आता है। प्रशंसा क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूंजीवादी समाज में क्या होता है कि वस्तु पर व्यक्ति का असर नहीं होता है। जैसे आपने
कोई सामान बनाया, आपका नाम नहीं लिखा रहेगा, कंपनी का नाम लिखा रहेगा। फिर आप कहेंगे भाई मेरे नाम से मेरे पहचान ही नहीं है, मैं जो वस्तु बना रहा हूँ मुझे किस काम का नहीं है, तो उनका लगता है कि बेकार चीज है। क्योंकि समाज में जब वो जाते हैं कहते हैं कि वो मारुति में काम करते हैं, लेकिन किसी मारुति में उनका नाम नहीं लिखा हुआ, तो कहता कौन सा मारुति बनाता है, कैसे बनाता है, क्या बनाता है। तो व्यक्ति को बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो सृजनात्मक प्राणी है और प्रशंसा चाहता है खुद का। तो ये कहते हैं कि वह सृजनात्मक प्राणी है, जब उसको प्रशंसा नहीं मिलता है तो सबसे पहले उसको काम से अलगाव होता है, फिर उसको वस्तु से अलगाव होता है जिस वस्तु का वह उत्पादन कर रहा होता है, निर्माण कर रहा होता है, फिर अपने सहयोगियों से अलगाव होता है और अंततः स्वयं से अलगाव हो जाता है। ये बात कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, उत्पादन प्रणाली और अलगाव का सिद्धांत, ये सारा सिद्धांत कार्ल मार्क्स देते हैं और इस सिद्धांत के आधार पर ये सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक है, आप इसके आधार पर आप कुछ क्वेश्चन देखिए, एक ओवरऑल डायमेंशन मैंने आपको विद इन 30 मिनट जितना बताना था बता दिया, मैंने आप ओवरऑल एस्पेक्ट बता दिया, बाकी आप पेड बैच से जुड़ सकते हैं। ये समझाने का तरीका है कि अगर हम आपको कुछ समझा देते तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व कर पाएंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए चलिए। ओपन नहीं हो रहा है, चलिए। कार्ल मार्क्स से संबंध में कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा विचारक चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतवादी है। तो कार्ल मार्क्स को हमेशा संघर्षवादी सिद्धांतकार बोला जाता है। मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि थिंकर का क्वेश्चन तो यहाँ डाल दिया गया, लेकिन अगर आपको यहाँ कार्ल मार्क्स दिखाई दे रहे हैं कहीं, देखिए कार्ल मार्क्स दिखाई दे रहे हैं हर किसी में, तीनों में, लेकिन डॉरेंडॉर्फ इनके मानस पुत्र कहे जाते हैं, आपको बताएंगे हम। तो आंसर हो जाएगा बी। जब आप इसको देखिएगा समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा। शायद टेंशन है कुछ, ठीक है। कहता है, ओह बहुत आगे बढ़ गया। एक है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, सारा क्वेश्चन आया हुआ, तो आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अभी हमने पढ़ा, कार्ल मार्क्स ने दिया। थोड़ा और देख लेते हैं क्वेश्चन। ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग एंगल्स ने किया था, एंगल्स ने किया था, लेकिन इसको आगे बढ़ाया कार्ल मार्क्स ने। तो चूंकि शब्द का बात कर रहा तो एंगल्स होगा इसका आंसर। बात समझते चलिए, एंगल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किया था, जिसको आगे कौन बढ़ाए थे, कार्ल मार्क्स पढ़ाए थे। कंफ्यूजन हो सकता है। अब यही होता है कि पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं होता है कौन शब्द किस पर्सपेक्टिव में है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये तो वही है क्वेश्चन। अगला कहते हैं, फिर से वही है, फिर से वही है, ये देख लिए क्वेश्चन। हाँ, कहते हैं निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। बौद्धिक मूल स्रोत कौन माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स, क्योंकि वो संघर्ष के सिद्धांत, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आप देखिएगा पता चल जाएगा। अगला है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो कार्ल मार्क्स ने किया। अभी मैंने बताया, उत्पादन के साधन बदलते हैं तो संबंध बदल जाते हैं, संबंध बदल जाते हैं तो आर्थिक व्यवस्था बदल जाता है, आर्थिक व्यवस्था बदल जाता है तो समाज बदल जाता है, इसलिए इनको आर्थिक निर्धारणवादी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो आपको मैं कार्ल मार्क्स पढ़ाकर यह दिखा दिया कि कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने आए और आपने उसको इजीली सॉल्व कर दिया, और ऐसे ही हर यूनिट के साथ कई सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।